हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन महोदय के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन पोयम जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये शॉर्ट पोयम है, शॉर्ट लिरिक है, ये बहुत छोटा है, 16 लाइन्स का है ये। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ब्रेक 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 से बने हुए हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें तो यूजीसी से रिलेटेड, DSSB से, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी या केवीएस एनवीएस, जो भी ब्रेक 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 से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं वह हैं बहुत कम पॉइंट्स। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने रखा हुआ है, उन सबको मैंने पॉइंट्स वाइज रखा हुआ है इस वीडियो में। तो आप पहले उसे देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद चलेंगे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने, क्योंकि आपको पता है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो पेपर सेटर को भी पता है कि अगर ये पोयम दिया हुआ है किसी सिलेबस में, पर्टिकुलरली जैसे हम बात करें एलटी ग्रेड की, तो पेपर सेटर को पता है कि बंदा पढ़ करके आएगा, लाइन बाय लाइन है ये। पर उसके अलावा वो ऐसे क्वेश्चंस पिक करेगा जो लाइन बाय लाइन के अलावा भी कुछ बनते हो, जैसे इसका बैकग्राउंड क्या है, सोर्स क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, डेडिकेशन किसको डेडिकेट की गई है, या वर्सिफिकेशन क्या है, या और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। यहाँ तक कि ये भी पूछ ली जाती है कि ये पोयम लिखा कहाँ गया था। कब से मतलब नहीं है, कहाँ गया था। एक एग्जाम था ऐसे ही, उसमें पूछा गया था कि कहाँ लिखा गया था वो पोयम, तो इसलिए मैंने इसमें भी लिखा हुआ है कहाँ लिखा गया है ये पोयम। पॉइंट्स कंफर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टेनिसन महोदय ने ये पोएम लिखा था 1835 के शुरुआती दौर में। ये एक एलजी है। एलजी क्यों है? क्योंकि इनके जो दोस्त महोदय थे जिनका नाम था आर्थर हेनरी हेलम, इनका डेथ हो गया था 1833 में। ये कई साल तक इस सदमे में रहे इनके दोस्त के मरने का, क्योंकि ये बहुत समय बिताए थे एक दूसरे के साथ। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आर्थर हेनरी हेलम जो महोदय थे, उनसे ये अपनी बहन की शादी भी कराने वाले थे, इसलिए शायद और लगाव था, इनके परिवार के साथ भी लगाव था। तो ये एक एलजी है, एक लैमेंट है इनके मर जाने के बाद लिखा हुआ। ये पब्लिश हुआ था 2 वॉल्यूम जो कलेक्शन है जिसका नाम है पोएम्स, ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। 1842 वाले वॉल्यूम में जो है वो इसे पब्लिश किए थे। तो याद रखिएगा लिखा कब गया था, पब्लिश कब हुआ था और किस वर्ष में, क्योंकि ये भी पूछता है कि जिसके लिए लिखा गया है एलजी, उसका डेथ कब हुआ था। ये पोएम जो है एक प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर के रूप में माना जाता है, क्योंकि एक बेहतरीन पोएम इन्होंने लिखी थी, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा, जिसका नाम था इन मेमोरियम AHH, यानी आर्थर हेनरी हेलम। उनकी याद में एक एलजी लिखी गई थी। ये भी एलजी है और ये भी एलजी है, तो इसके पहले ही इन्होंने ये लिखा था, इसलिए इसे प्रिकर्सर माना जाता है। तो एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि ये किस पोएम का प्रिकर्सर है, ब्रेक 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 किस पोएम का प्रिकर्सर है। तो ये याद रखिएगा आप इसे। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि आपको पता है कि जब एलजी है और खुद के दोस्त के बारे में, जो दोस्त इतना क्लोज था, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट है टेनिसन का। खुद टेनिसन महोदय ने लिखा है कि इस पोएम को मैंने लिंकनशायर के लेन में लिखा था, 5 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 बजे सुबह पोएट ने इस पोएम को लिखा था, लिंकनशायर। तो ये लिंकनशायर जरूर याद रखिएगा आप। पोएम जो है ये फीलिंग्स ऑफ लॉस को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि इनके दोस्त की डेथ हो गई है। डेथ जो है एक न भरने वाला लॉस है। और ये पोएम जो है एक ऐसे स्पीकर के द्वारा जो है वो नरेट की जाती है जो रॉकी सी के शोर पर, यानी कि चट्टानी समुद्र के किनारे खड़ा होकर के ये पोएम को नरेट करेगा। जैसे लहरें उफान मारेगी, वैसे इनके दिल में उफान मारेगा। वो लॉस लगता है इनको कि ये अपने लॉस को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं मेटाफोरिकली उस लहरों से, समुद्र की लहरों से, इसलिए समुद्र के किनारे हैं। और क्या क्या कंपेयर करेंगे ये आप पोएम में देखिएगा। अगर वर्सिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये 4 स्टेंजास के हैं। हर स्टेंजा में 4 लाइन्स है, यानी क्वार्टन है, 4 क्वार्टन है। और ये आयम्बिक टेट्रामीटर है, ये पेंटामीटर नहीं है, टेट्रामीटर है ये। मोस्ट ऑफ द पोएम जो हमारे टेनिसन महोदय ने लिखा है वो आयम्बिक टेट्रामीटर को ही फॉलो करके लिखा हुआ है। हम चलते हैं पोएम्स को लाइन बाय लाइन कंफर्म करते हैं। लाइन बाय लाइन कंफर्म करने से पहले मैं आपको इमेज दिखा दूं, आपको थोड़ा आसानी होगा समझने में। ये है सी, सागर, ये है इनकी लहरें, ये है ग्रे कलर का चट्टान, पत्थर, ऐसा कुछ। और ये बार बार आके टकराएंगी, बार बार ये लहरें जो है समुद्र की वो आकर के इस चट्टानों पर टकराती हैं। और मान लीजिए कि यहाँ जो है वो कहीं स्पीकर खड़ा है। स्पीकर पोएट भी हो सकता है, स्पीकर किसी और को भी बना सकता है वो, क्योंकि पोएट ने यहाँ स्पीकर चूज किया है इस पोएम को नरेट करने के लिए। लाइन फर्स्ट कहता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आप ये सोचेंगे कि पोएट रिपीट क्यों कर रहा है इस वर्ड को, एक बार ब्रेक लिख देता, उसके आगे 2-4 और वर्ड लिख देता, कुछ और।
तो यहाँ रिपीट करने का मतलब जो है वो ये कि ब्रेक 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 जो है एक रेपिटेशन है लहरों के टकराने की धुन का और उसके रिदम का। तो जैसे लहरें बार बार टकराती हैं, तो ऐसे ही ये महोदय बार बार लिखते हैं, और 3 बार लिखना माना जाता है कि वो अनंत हो गया। तो ब्रेक 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 जो है ये कॉपी कर रहे हैं लहरों के टकराने की धुन और रिदम के लिए। टकराओ टकराओ टकराओ, किस पर टकराओ? ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, अपने कोल्ड ग्रे स्टोन्स पर टकराओ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ग्रे कलर का स्टोन है, उस पर टकराने की बात करता है ये पोएट। कोल्ड, कोल्ड का मतलब फीलिंगलेस, क्योंकि वो चट्टान फीलिंगलेस है। फीलिंगलेस चट्टान के या पर्वत पहाड़ के या पत्थर पर जो है वो तुम टकराओ। कौन टकराएगा? ओ सी, ओ सी, ए सागर, ए समुद्र, और टकराओ, बार बार टकराओ उस पत्थर पर, सर मारो, सर तोड़ो, जो भी करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, और इस दर्द को जो तुम बयां करने की कोशिश करती हो बार बार, सेम फीलिंग्स मेरे साथ भी है। मैं भी कोशिश करता हूं, मेरे अंदर भी जो है ये लहरें जो है उफान मार रही है। मेरी भी जो हार्ट है इसमें फीलिंग लेस हो गई है, कोल्ड हो गई है। यहाँ एपोस्ट्रॉफी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट एड्रेस करता है पोएट। और ये ऑनोमैटोपोइया भी है, आपने सुना होगा ऑनोमैटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर टकराने से जो आवाज आएगी उस आवाज को, भले वो आवाज ना दिखाया गया यहाँ पे, लेकिन वो आवाज मान ली जाती है कि टकराएंगी तो आवाज आएगा, इसलिए वो ऑनोमैटोपोइया है। और रेपिटेशन है क्योंकि ये बार बार वर्ड को रिपीट करता है। नेक्स्ट ये कहता है एंड आई वुड दैट। वुड दैट का मतलब होता है विश दैट। आई विश दैट का मतलब काश, काश मेरी टंग जो है ना कुड अटर, वो बोल पाते। जैसे लहरें जो है वो बोल नहीं पा रही हैं, वो खामोश है, बस वो खामोशी से टकराए जा रही है, टकराए जा रही है, लड़े जा रही है। वैसे ये भी जो बंदा है ये बोल नहीं पाता है। क्या? द थॉट्स, उन विचारों के बारे में, काश मेरे टंग बोल पाते, दैट एराइज इन मी, जो मेरे में उठते हैं। तुम्हारे में उठता है, तुम टकराती हो, मेरे में उठता है, तुम्हें अनायास आंसू आते हैं मेरे आंखों से, पर मेरे अंदर भी वो शब्द नहीं है जो मैं निकाल सकूं अपने दोस्त के इस लॉस पर। तो तुम भी नहीं बोल पाती, मैं भी नहीं बोल पाता। इसलिए ये एक मेटाफोरिकली पूरी की पूरी पोएम जो है वो एक्सटेंडेड मेटाफर है। सेकंड स्टेंजा में पोएट कहता है, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय। वेल फॉर का मतलब होता है इट इज गुड फॉर, इट इज गुड फॉर द फिशरमैन बॉय। फिशरमैन के लड़के के लिए ये बात अच्छी है। क्यों अच्छी है? पहले तो आपको बैकग्राउंड बता दीजिए। मान लीजिए वो समुद्र है, सागर है, उसमें फिशरमैन जो है वो मछली मारने के लिए उतरा हुआ है। उसका लड़का जो है वो बाहर है। बाहर है, क्या कर रहा है? वो लिखा है दैट ही शाउट्स, जो वो चिल्लाता है। फिशरमैन का जो लड़का है वो चिल्लाता है विद हिज सिस्टर एट प्ले, अपनी बहन के साथ है वो और खेल रहा है वो। तो खेल खेल में वो चिल्ला रहा है, वो खुश है क्योंकि वो खेल रहा है। तो फिशरमैन के लड़के के लिए ये अच्छा है, ये सागर अच्छा है, समुद्र अच्छा है, दिन अच्छा है। पर पोएट के अंदर क्या चल रहा है वो उसे पता है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, सेलर लैड के लिए भी अच्छा है। सेलर लैड मतलब नाविक का जो लड़का है, लैड मतलब होता है यंग बॉय, जो छोटा लड़का है नाविक का, उसके लिए भी समुद्र अच्छा है। दैट ही सिंग्स, जो कि वो गाना गा रहा है अपने बोट में बैठ करके, ऑन द बे, जो खाड़ी के किनारे जो नाव लगी है उसकी नाव पर वो बैठा हुआ है और वो गाना गाता है। यानी कि यहाँ पर जो है इस स्टैंजा में पोएट उस समुद्र में, सागर में होने वाले दो घटनाओं के बारे में बताता है कि दोनों कंडीशन में दोनों बच्चे जो है वो खुश हैं। दो के बजाय तीन कह सकते हो, तीनों बच्चे खुश हैं, भाई बहन भी खुश हैं और वो लड़का भी खुश है जो सेलर का लैड है। लेकिन कवि जो है वो अपने अंदर की दुख व्यक्त करने आया है और उसे वहां मिलती है खुशी। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जक्स्टापोजिशन, POSITION। जक्स्टापोजिशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है कि जो एक तरफ कुछ हो रहा हो, दूसरी तरफ कुछ अलग हो रहा हो। तो यहाँ एक तरफ जो है वो जॉय है, बच्चों के खुश होने के, चिल्लाने के, गाना गाने के, जबकि वही दूसरी तरफ जो है वो स्पीकर्स का ग्रीफ दिखा रहा है कि वो खुद कितना परेशान है, कितना तकलीफ में है, लेकिन उनके लिए अच्छा है ये समुद्र, ये सागर, जो वहां खुश हैं, जो बच्चे हैं वहां पर। नेक्स्ट स्टेंजा है एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन। स्टेटली का मतलब होता है डिग्निफाइड, इंप्रेसिव या भव्य या आलिशान। जो आलिशान जहाज है वहां पर, ढेर सारे जहाजें हैं वहां पर, गो ऑन, वो चल रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। कहाँ बढ़ रही हैं? टू देयर हेवन। हेवन, हेवन का मतलब होता है सेफ हार्बर या सेफ पोर्ट, अपने बंदरगाह की तरफ वो जा रही हैं। द हिल, जो पहाड़ की तरफ है, अंडर द हिल, जो पहाड़ के नीचे है। तो ये सारे के सारे जो जहाज हैं, जो आलिशान दिख रहे हैं, भव्य दिख रहे हैं, वो अपने शरणस्थली पर जा रहे हैं, क्योंकि जो हार्बर है उनका शरणस्थली है, वहां वो जाएंगे जो पहाड़ के नीचे है।
यहाँ बताना चाहता है पोएट कि चीजें जो है ना वो ऐसे ही चलती रहती है। ये जो जहाज है वो जीवन की यात्रा का एक प्रतीक है जो हर किसी के लिए अपने निश्चित जगह पर जाने का मार्ग दिखाता है। तो भले किसी का डेथ हो गया हो, लेकिन जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, लोग ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे ही जाते रहते हैं अपने गंतव्य स्थान तक जहां उनका डेस्टिनेशन होता है। पोएट यहाँ दिखा रहा है, ये ऑप्टिमिस्टिक टोन है। पूछ सकता है वो टोन भी, कहीं एग्जाम में टोन भी पूछा जाता है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, या किस तरीके का टोन पोएट ने यूज किया है अपने इस पोएम में। पर फिर से यहाँ वो पेसिमिस्टिक टोन लेकर के आता है अगले ही 2 लाइन में, कहता है बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड। अब कहता है कि लेकिन वो टच, वो जो महसूस करता था मैं वैनिस्ड हैंड का, वैनिस्ड हैंड का मतलब होता है वो है हाथ जो अब नहीं रहे। यानी कि अब जो है पोएट अपने उस खोए हुए दोस्त की शारीरिक उपस्थिति के लिए तरसता है, उसके हाथ का स्पर्श के लिए तरसता है कि काश वो हाथ जो मैं टच करता था, साथ में पकड़ के हम चलते थे, वो अब वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, नहीं रहा वो। एंड द साउंड ऑफ वॉइस, और वो आवाज जो वॉइस की थी, जो वो बोलता था, उसके बोलने की जो आवाज थी, दैट इज स्टिल, अब वो स्टिल हो गई है, खामोश हो गई है, शांत हो गई है। पोएट जो है उसके हाथ का स्पर्श और उसकी आवाज की धुन के बारे में बात कर रहा है। वो चाहता है कि उसका दोस्त जो है वो आए, उसका टच उसे महसूस हो, उसकी आवाज उसको सुनाई दे, पर वो हाथ अब वैनिश्ड हो चुका है, वो आवाज अब स्टिल हो चुका है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वॉइस स्टिल जो है ये पैराडॉक्स है, क्योंकि वॉइस दैट इज स्टिल, अब आप सोच सकते हो कि आवाज भी हो और वो खामोश भी हो, ये हो ही नहीं सकता कि कोई आवाज करे और वो भी खामोशी के साथ। इमेजरी भी है इसमें। फिर लास्ट जो स्टेंजा है इसमें फिर से पोएट जो है अपने उस फर्स्ट थॉट पर लौट आता है जो स्टार्टिंग में थॉट उसका था, ब्रेक 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 वाला। लेकिन इस बार थोड़ा टोन बदलेगा पोएट, कहता है टकराओ टकराओ टकराओ, अब दर्द में बोल रहा है वो, टकराओ एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स। अभी तक वो स्टोन पे कह रहा था कि पत्थर पर टकराओ, पर अब कहता है कि अपने क्रैक्स पर टकराओ। क्रैक्स का मतलब होता है चट्टान का सतह, यानी कि अब नीचे थोड़ा चट्टान के सतह पर वार करो। अभी तक तुम चट्टान पे वार कर रही थी, चट्टान टूट नहीं रहा था, अब उसके सतह पर वार करो, तेज वार करो, ऐसी ऐ समुद्र ऐ सागर। मतलब अब दर्द जो है वो ज्यादा हो रहा है पोएट को, तकलीफ ज्यादा हो रही है उसे, इसलिए वो कहता है कि अब जो है उसके नीचे वार करो, उसके सतह पर वार करो। बट द टेंडर ग्रेस, लेकिन जो वो टेंडर ग्रेस था, वो जेंटल ब्यूटी जो था, यहाँ पोएट जो है टेंडर ग्रेस के बारे में कहता है कि द जेंटल एंड ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ देयर टाइम टुगेदर, जो भी समय उन्होंने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जेंटल जेंटल क्वालिटीफुल टाइम जो स्पेंड किया था, उसके बारे में कहता है वो। ऑफ अ डे, जो स्पेंड किया एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटीफुल टाइम, दैट इज डेड, अब वो पास्ट हो चुका है, डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ डे को डेड कह रहा है, आप सोचेंगे पर्सोनिफिकेशन है, पर पूरी लाइन जो है ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है, मेटाफर है। एग्जाम में अगर ये पूछे लाइन तो ये मेटाफर बोलिएगा, पर्सोनिफिकेशन मत बोलिएगा। विल नेवर कम बैक टू मी, अब वो दिन जो चला गया, जो उसके मुलाकात के दिन थे, जो क्वालिटीफुल टाइम हमने स्पेंड किए एक दूसरे के साथ, अब वो दिन नहीं रहा, और विल नेवर कम बैक टू मी, अब वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, वो दिन वापस नहीं आएगा, वो शाम वापस नहीं आएगी, वो दोस्त वापस नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। आशा आपको पोएम समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।